सो वेलकम बैक 16.2। तो 16.1 हम लोग 16.1 तक हम लोगों का हो गया था। एलिमेंट्री कैनाल का जो एनाटॉमी था वो 16.2 थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो हम लोग इसको दो पार्ट में हम लोग करके पढ़ेंगे। सो डाइजेशन ऑफ फूड बेसिकली अगर हम देखें तो प्रोसेस की अगर हम बात करें तो वो कह रहा है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन is accomplished by mechanical and chemical process। अब मैकेनिकल प्रोसेस की अगर हम बात करें, मैकेनिकल केमिकल प्रोसेस में तो मोस्टली लोग जानते हैं, जो बायोलॉजी पढ़ते हैं या जिन्होंने ह्यूमन फिजियोलॉजी का कुछ टॉपिक्स पढ़े होंगे। केमिकल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, केमिकल प्रोसेस में जो फूड होता है उस पर एंजाइम्स वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे सेलिवरी एमाइलेज है, वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ये तो जो सेलिवरी एमाइलेज है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ये एंजाइम है। तो कहने का मतलब ये है, अब जस्ट लाइक अगर हम बात करें जैसे सुक्रोज, सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है। तो ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल प्रोसेस में अगर हम बात करें तो मैकेनिकल प्रोसेस में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स आ जाते हैं, जैसे जिसकी वजह से हम जो खाना खाते हैं तो जो हम लोग निवाला यानी कि जो कौरा हम लोग लेते हैं, जो फूड हम लोग खाते हैं वो नीचे तक जाता है। जो नीचे जाता है तो वहाँ जो स्मूथ मसल्स होते हैं इस एरिया में, ये हमारा एक्चुअली हमारा ईसोफेगस है। तो ये जो ईसोफेगस है इसमें जो सबसे अंदर की जो मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, वो एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करती हैं। अब जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करती हैं एक्चुअली उसमें क्या होता है कि ये जो खाना होता है, ये खाना क्या यानी कि जो भी चीज़ है वो अंदर जाएगी, पास आउट होगी। तो ऊपर से ये जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और नीचे रिलैक्स होती हैं। तो क्या होता है कि ऊपर से ये जो मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स, उसको फूड को धक्का देती हैं और नीचे ये मूव करती जाती है। तो नीचे की जो मसल्स होती हैं वो ढीली होती जाती हैं जिससे फूड आसानी से नीचे मूव कर सके, और ऊपर की थोड़ी सिकुड़ती जाती है। तो ये होता है हमारा पेरिस्टाल्सिस। तो ये जो मोमेंट होता है पूरी एलिमेंट्री कैनाल में, ये हमारा जो मोमेंट होता है पूरी एलिमेंट्री कैनाल में, यही होता है मैकेनिकल प्रोसेस। और केमिकल प्रोसेस में तो हम लोग देख ही चुके हैं कि जो डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स या HCl, उसको हम लोग केमिकल प्रोसेस बोलते हैं। तो मैकेनिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस समझ में आ गया कि डाइजेशन में मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस कह क्यों रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो द बक्कल कैविटी परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शंस, मैस्टिकेशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वलोइंग। तो बक्कल कैविटी जो होती है एक्चुअली जो माउथ है वो हमारे वो उसके दो फंक्शंस हैं। सब लोग जानते हैं कि जो फूड हम लोग लेते हैं खाते हैं वो माउथ में जब हम लोग रखते हैं तो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्रश करते हैं या तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, चबाते हैं। तो मैस्टिकेशन का मतलब होता है चबाना। फूड को हम लोग चबाते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है। अब वो ब्रेक डाउन होता इसलिए है जिससे हर एक एंजाइम, हर एक जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो हर एक पार्टिकल, हर एक फूड पार्टिकल पर अच्छे से वर्क कर सके, जिससे अच्छा डाइजेशन हो सके, हर एक फूड पार्टिकल का डाइजेशन हो सके। तो बक्कल कैविटी दो फंक्शंस प्रोवाइड कर, दो फंक्शंस होते हैं बक्कल कैविटी के। द फर्स्ट वन इज द mastication of food and the second one is the facilitation of swallowing। फैसिलिटेशन ऑफ swallowing का मतलब होता है, अब ये फूड मेस्टिकेशन अगर हम देखें तो इसमें ये कह रहा है कि यहां तो हम लोग चबाते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है फैसिलिटेशन ऑफ swallowing। swallowing का मतलब है, सपोज swallowing का मतलब होता है निगलना। अगर हमारी जीभ ना हो, उव्यूला या सॉफ्ट पैलेट ना हो, तो हम लोग फूड को ऐसे निगल नहीं सकते। हम लोग फूड को निगलते ही हमारे जो बक्कल कैविटी के जो ऑर्गन्स हैं उसकी हेल्प से। सपोज अगर हम बात करें, जैसे हम जब खाना खाते हैं तो ये हमारा फूड है, जो ग्रीन कलर का है ये हमारा फूड है।
तो ये एक्चुअली जो फूड है, तो क्या होता है कि जब हम सांस ले रहे होते हैं तो ये जो सॉफ्ट पैलेट होता है ये झुका हुआ है, ऐसे सॉफ्ट पैलेट झुका हुआ आपको दिख भी रहा होगा। तो सॉफ्ट पैलेट जो है वो एक्चुअली झुका हुआ है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारा वर्क कर रहा है, यहाँ पर हम लोग नेसल कैविटी से जो एयर इनहेल कर रहे हैं वो जा रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जब हम कोई खाना खाते हैं या जो बॉलस है वो नीचे पास आउट हो रहा होगा, कहने का मतलब है नीचे पास आउट होने का मतलब है जब खाना ईसोफेगस में जा रहा होगा, तो जब खाना ईसोफेगस में जा रहा होगा तो ये सॉफ्ट पैलेट है ये ऐसा ऊपर की तरफ बंद हो जाएगा, जिससे जब तुम सांस ले रहे होगे तो वो सांस तुम अपने अंदर नहीं ले सकते हो जिस समय खाना खा रहे होगे या निगल रहे होगे। जिस समय निगल रहे होगे, एक्चुअली खाना खा रहे होगे तब तो तुम सांस लेते ही, लेकिन जिसमें फूड ईसोफेगस में पास आउट हो रहा होगा उसी समय एयर जो तुमने इनहेल की है वो ट्रैकिया में नहीं जाएगी। कहने का मतलब ये है कि तुम खाना यानी कि खाना निगलना और सांस लेना दोनों एक साथ नहीं कर सकते हो, और एक साथ जब होता है तभी ठसा जो बोलते हैं ना, खांसी आती है, ठसा आता है, ठीक है, वो तभी होता है। तो देखा जाए तो जो स्वेलोइंग होता है, खाना जो निगलना होता है, उसमें हमारे जो माउथ के जो पार्ट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, जैसे टोंग है, ओव्यूला है, सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है, ये हेल्प करते हैं। टोंग, ओव्यूला और सॉफ्ट पैलेट वगैरह जो भी है, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है द टीथ एंड द टोंग with the help of saliva masticate and mix up the food thoroughly। देखो टीथ जो है उनका काम होता है एक्चुअली जो फूड है उसको क्रश करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो रफ कर रहे हैं ये एक्चुअली ज्यादा पेन चल जाएगा, उसकी वजह से हम लोग रफ ज्यादा पेन के चल जाएगा, यानी कि ज्यादा खिचकिच हो जाएगा, इसलिए रफ कर रहे हैं, नहीं तो जो हिंदी में लिखा है वो लिखते रहना, ठीक है, नोट्स जब बना रहे हो तो। म्यूकस इन सलाइवा, तो जो टीथ है, टीथ और टोंग का काम है, टीथ का काम है मेस्टिकेशन करना, फूड मेस्टिकेशन का, और टोंग का काम है जो हर एक पार्टिकल है वहां पर जो सलाइवा है वो वर्क कर सके, यानी कि हर जो हम लोग जीभ से ही कोई खाना जो होता है उसको पलटते हैं मुंह के अंदर ही अंदर, ठीक है, निगलते हैं तब भी हम लोग जीभ से हेल्प लेते हैं। कहने का मतलब है जो हमारी टोंग है वो हेल्प करती है हर एक पार्टिकल में सलाइवा मिक्स हो सके फूड में। नेक्स्ट है द म्यूकस इन सलाइवा helps in lubricating and adhering the masticated food particles into a bolus। bolus का मतलब होता है जो हम लोग कोरा जो फूड पार्टिकल होता है वो जो निगलते हैं ना वो। तो म्यूकस जो है हमने पहले भी बताया कि म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जस्ट लाइक गम, ठीक है, जस्ट लाइक फेविकोल, यानी कि गम जो बोलते हैं ना, चिपचिपा जो होता है। तो म्यूकस जो होता है उसका काम एक्चुअली ये होता है कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको थोड़ा स्लिपरी रखे, चिकना, प्लस जो हमारा जो फूड जो हम लोगों ने खाया है, जिसको हम लोगों ने मेस्टिकेट किया या जो चबाया है, तो जब मैंने चबाया तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में फूड ब्रेक डाउन हो गया, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो फूड ब्रेक डाउन हुआ उसको इकट्ठा करने के लिए म्यूकस और हेल्प करता है। नाउ द बोलस इज देन कन्वेयड into the pharynx and then into the esophagus by swallowing or deglutition। डिग्लूटेशन का मतलब होता है कि जो निगलने की जो प्रक्रिया होती है, स्वेलिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डिग्लूटेशन। लिखा भी है वहां पे। नाउ कहने का मतलब ये है कि जो बॉलस है, जो यानी कि जो फूड है वो कहां से पास आउट हो रहा है, द बॉलस is then conveyed into the pharynx and then to the esophagus। तो ये जो बॉलस है ये पहले तो pharynx में गया और pharynx से फिर हमारा esophagus में गया, ठीक है। नेक्स्ट द बॉलस further passes down through the esophagus by successive waves of muscular contractions called the peristalsis। देखना ये है केवल पेरिस्टालसिस में एक्चुअली क्या है कि हमारी जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था,
तो ये कह रहा है कि द bolus further passes down to the esophagus by successive waves of muscular contractions called peristalsis. तो पेरिस्टालसिस में हम लोगों ने हाल फिलहाल लेयर्स, अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने लेयर्स के बारे में बात की थी। ये तो लेयर्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी। लेयर्स होती हैं सेरोसा मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। तो क्या होता है कि जो म्यूकोसा होती है वहां पर कुछ स्मूथ मसल्स होती हैं। जो स्मूथ मसल्स होती हैं एक्चुअली ये जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन या यहां पर कॉन्ट्रैक्ट होती है, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुई, लेकिन यहां पर रिलैक्स हो जाती है, जिससे ये जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो जो फूड होता है वो नीचे सक्सेसफुली मूव करता है। ठीक है। नेक्स्ट है द गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर ये हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले भी। ये जो स्फिंक्टर होता है यानी कि ये जो फूड होता है ये हमारी ईसोफेगस है, और ये ईसोफेगस ये हमारा स्टमक। तो ये जो स्फिंक्टर होता है, ये जो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, ये रेगुलेट करता है कि फूड जो है वो आएगा अंदर कि नहीं आएगा स्टमक में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि द सलाइवा सिक्रेट्स इनटू द ओरल कैविटी कंटेन्स। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो सलाइवा होता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये याद रख लेना, सलाइवा में सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन और एंजाइम्स। एंजाइम में अगर हम बात करें तो सेलेब्री एमाइलेज और लाइसोजाइम जो है वो होते हैं मेन एंजाइम। तो सेलेब्री एमाइलेज की अगर हम बात करें, ये हम लोगों को कंपोनेंट्स याद रखने कि सलाइवा में होता क्या है। सोडियम आयन, आयन बोलना ध्यान रखना क्योंकि सोडियम प्योर नहीं होगा, यानी कि न्यूट्रल एटम नहीं होगा सिंगल, क्योंकि सोडियम जो होता है अगर हमारे पास एक कोई न्यूट्रल एटम है तो वो काफी रिएक्टिव होता है। तो सोडियम आयन होता है, और ये जो सोडियम आयन होता है वो हाल फिलहाल क्योंकि इसमें जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसने दे दिया है, इसलिए वो आयन के फॉर्म में है, तो ये लेस रिएक्टिव है। सेम वैसे ही पोटेशियम के साथ भी होता है। तो दोनों के दोनों अगर न्यूट्रल एटम है हमारे पास तो वो काफी एक्सप्लोसिव टाइप के होते हैं देखा जाए तो। कहीं ना कहीं आप लोगों ने निश्चित देखा होगा कि जो सोडियम होता है वो अगर पानी में डाल दें तो आग लगा देता है, तो वो चीज है, उसकी वजह से ये आयन के फॉर्म में होते हैं, क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन। एंजाइम्स में सेलेब्री एमाइलेज और लाइसोजाइम। तो अब लाइसोजाइम और सेलेब्री एमाइलेज हम लोग आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी बाय द हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम सेलेब्री एमाइलेज। मतलब इसका यह है कि जब भी डाइजेशन होगा, सब लोग मोस्टली अगर हम किसी से पूछते हैं तो बोलते हैं कि डाइजेशन कहाँ होगा, तो सब लोग बोलते हैं कि डाइजेशन जो होता है वो इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन एक्चुअली डाइजेशन स्टार्ट हमेशा माउथ में होता है। ये एक पॉइंट होता है कि डाइजेशन जो स्टार्ट होता है, क्योंकि कुछ जो पार्ट होता है स्टार्च का वो माउथ में डाइजेस्ट होता है, तो वहां पर जो सेलेब्री एमाइलेज है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करती है। अब ये जो एमाइलेज होता है उसका चक्कर क्या होता है ये हम लोग देख लें। तो एमाइलेज की अगर हम बात करें तो एमाइलेज दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो एमाइलोज और द नेक्स्ट वन इज एमाइलोपेक्टिन। पहला तो ये एमाइलोज और दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जो होता है वो एक्चुअली चेन के फॉर्म में होता है, जो एमाइलोपेक्टिन चेन और ब्रांच्ड दोनों होता है। ब्रांच्ड का मतलब उसकी शाखाएं निकली होती हैं, जैसे ये एक निकला हुआ है
ऐसा, ठीक। लेकिन जो एमाइलोज होगा वो चेन के फॉर्म में ही होगा। एन का मतलब है ये बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। स्ट्रक्चर दिखाने का मतलब ये है, हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर क्लास 12th की जो एनसीईआरटी केमिस्ट्री की है उसमें दिया गया है। तो ये चीज याद रखनी है हर हालत में कि जो सेलेब्री एमाइलेज एक्चुअली जो वर्क करता है तो वो ये जो अल्फा लिंकेज होता है इसको ब्रेक डाउन कर देता है। होता ये है कि जो सेलेब्री एमाइलेज है, जब सेलेब्री एमाइलेज एमाइलोज पर यानी कि स्टार्च पर वर्क करेगा तो जो अल्फा लिंकेज होगा इसको तोड़ देगा। जब ब्रेक डाउन कर देगा तो ये बनाएगा क्या हमारे पास, ये बनाएगा हमारे पास माल्टोज। माल्टोज एक डाइसैकेराइड है। और देखा जाए जो स्टार्च है ये हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड है। तो यहां पे वर्क कौन करेगा, सेलेब्री एमाइलेज। एमाइलेज जो है वो एमाइलोज पर वर्क करेगा। और ये एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन ये दोनों किस में होते हैं, स्टार्च में। तो सेलेब्री एमाइलेज जो है वो एमाइलोज, सेलेब्री एमाइलेज एमाइलोज पे वर्क करता है और जो बॉन्डिंग होती है ग्लूकोज की उसको ब्रेक डाउन, जो अल्फा बॉन्डिंग होती है उसको ब्रेक डाउन कर लेता है। तो माल्टोज बनेगा। अब माल्टोज जो होता है वो डाइसैकेराइड होता है, यानी कि दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होंगे वो आपस में जुड़े हुए होंगे माल्टोज में। ये तो माल्टोज में एक तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, एक ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। तो स्टार्च कन्वर्ट करेगा माल्टोज में, देन माल्टोज जो है वो दो ग्लूकोज में तोड़ देगा। फर्दर जब डाइजेशन होगा तो माल्टोज का, जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होगा, लेकिन जब होगा तो माल्टोज दो ग्लूकोज के फॉर्म में टूटेगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेटा है। डेटा में लिखा है about 30% of starch is hydrolyzed here by this enzyme। तो ये डेटा याद रखना कि लगभग 30% जो स्टार्च होता है जो हम लोग लेते हैं उसका 30% जो स्टार्च होता है वो हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है। प्लस जो सेलेब्री एमाइलेज जो है वो वर्क करेगा 6.8 pH पर। अगर pH से कम या ज्यादा होगा तो सेलेब्री एमाइलेज जो एंजाइम होता है वो वर्क नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें लाइसोजाइम। एक ये जो चीज दी गई है, लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा acts as an antibacterial agent that prevents infections। लाइसोजाइम क्या करता है, जो बैक्टीरियल सेल होती है, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है। तो लाइसोजाइम जो है वो बैक्टीरियल सेल को तोड़ देगा और जब प्रोसेस होगा वो हाइड्रोलिसिस होगा। लाइसोजाइम तो जो बैक्टीरियल जो सेल होती है, जो बैक्टीरिया होता है उसकी जो सेल वॉल होती है उसको रैप्चर कर देगा, फाड़ देगा। प्लस जो उसका, क्योंकि वो सेल होती है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, भले ही वो यूनिसेलुलर है, तो जब उसकी सेल बस्ट हो जाएगी तो वो मर ही जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पैराग्राफ की बात करें तो वो कह रहा है द म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड द गैस्ट्रिक ग्लैंड हैज मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स, नेमली द फर्स्ट वन इज म्यूकस नेक सेल्स जो म्यूकस सिक्रीट करती है, पेप्टिक और चीप सेल जो पेप्सिनोजन सिक्रीट करती है, प्रोएंजाइम, एंड द पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स जो सिक्रीट करती है हमारा HCl या इंट्रिंसिक फैक्टर जो हमारी B12 एब्जॉर्प्शन को हेल्प करता है। इसमें जो एक चीज है, जो म्यूकस नेक सेल्स हैं, जो म्यूकस सेल्स हैं जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं, ठीक है, पोजीशन हम लोग देख ही सकते हैं। ये एक्चुअली हमारा स्टमक का जो ल्यूमेन है, ठीक है, ये गैस्ट्रिक पेट्स हैं जहां पर ये जो हमारी जो सेल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट वो होती है।
और ये सब जो सेल्स होती हैं ये सारी की सारी म्यूकोसल जो लेयर होती है, जो 4 लेयर हम लोगों ने डिस्कस की थी, सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा, तो जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है हमारे एलिमेंट्री कैनाल की, वहां पर ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं। तो म्यूकस नेक सेल्स जो हमारी म्यूकस सिक्रीट करती हैं ये वाली, ठीक। द नेक्स्ट वन इज पेप्टिक और चीफ सेल वे सिक्रीट द प्रोएंजाइम। यहां एक वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोएंजाइम की। प्रोएंजाइम एक्चुअली होता क्या है, क्या होता है कि ये जो एंजाइम्स होते हैं जस्ट लाइक पेप्सिनोजन, ये प्रोएंजाइम का मतलब है ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, फिर ये एक्टिव फॉर्म में बाद में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं किसी भी एंजाइम के द्वारा। इनका पार्शियल ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन होने के बाद फिर ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, देन ये अपना वर्किंग करते हैं। तो प्रो एंजाइम का मतलब होता है कि ऐसे एंजाइम्स जिनको बाद में एक्टिवेट किया जाएगा और पहले वो इनएक्टिवेट ही होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैराइटल एंड ऑक्जेंटिक सेल्स जो HCl सिक्रीट करती हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि HCl कई बार आता है, लगभग हर एक एग्जाम में आया होगा मोस्टली। पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल, इसमें से जहां तक क्वेश्चन बनता है थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है इसमें। बाद बाकी जो पैराइटल सेल्स हम लोग देख ही सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर ये अलग है और चीफ सेल्स ये होता है। इसमें एक जो चीज है जो डी सेल्स एंड जी सेल्स हैं, ठीक, जो डी सेल्स हैं वो रेगुलेट करती हैं एसिड, जो डी एंड जी सेल्स हैं, गैस्ट्रिन जो है वो HCl को प्रमोट करेगा और ज्यादा बनाने के लिए सेल्स को प्रमोट करेगा, यानी कि वो किसको हेल्प करेगा, वो पैराइटल या जो ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं इनको हेल्प करेगा कि वो HCl ज्यादा बनाए। लेकिन जो डी सेल्स हैं, जब हमारा जो फूड डाइजेस्ट हो चुका होगा तो ये डी सेल्स हैं वो सोमेटोस्टेटिन है वो रेगुलेट करती हैं HCl को कम करने के लिए कि वो कम बनाए। तो ये रेगुलेट करती हैं डी सेल्स और जी सेल्स। तो ये सारी म्यूक्स, ये एक याद करना कि जो सारी जो सेल्स हम लोगों ने तीनों टाइप की पढ़ी, ये म्यूकोसा में होती हैं, सब म्यूकोसा में नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें, द स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 hours। इस सिंपल यानी कि बिल्कुल याद करने के लिए है कि जो स्टमक है वो हमारा जो खाना है वो लगभग 4 से 5 घंटे रखते हैं, उसी में वो सब चर्निंग अर्निंग मूवमेंट वगैरह करेगा, HCl वगैरह जो भी चीजें होगी वो वहां मिक्स होंगी। नाउ द फूड मिक्सेस थ्रूली with the acidic gastric juice on the stomach by the churning movement of its muscular wall and is called the chyme। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा फूड होगा, जो भी हमारा फूड है वो वहां, अब एसिडिक गैस्ट्रिक जूस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां पर एसिड सिक्रीट होता है HCl, गैस्ट्रिक जूस इसलिए क्योंकि वहां पर HCl के अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब वहां पे जो चर्निंग मूवमेंट होते हैं, चर्निंग मूवमेंट जस्ट लाइक जैसे हम लोग कपड़ा निचोड़ते हैं ना, या किसी भी चीज को आगे धके आते हैं, जैसे कोई पाइप है और कोई भी चीज आगे हम लोग धकेलना है कि वो आगे पाइप में बढ़ जाए तो हम लोग पीछे से उसको दबाते हुए चलते हैं, सेम वही मोमेंट होता है यहाँ। तो हमारे अंदर फूड आया, स्टमक में फूड आया और फूड यहाँ पे HCl वगैरह सबके साथ मिक्सअप हुआ, मिक्सअप होने के बाद जब निकलेगा यहाँ से तो यहाँ पर क्या होगा, ये कंट्रैक्शन जो हो रहा है, पहले यहाँ देखो स्पेस कितना आ जाता था, अब यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा है, तो यहाँ पर जो वॉल्स है ना वो एक दूसरे को धकेलेंगी, एक दूसरे की तरफ जाएंगी, और जब जाएंगी तो ये ऐसी हो जाएगी, ये ऐसी हो जाएगी, तो जो पैसेज होगा वो बहुत कम हो जाएगा, यानी कि निकलने की जगह जो बहुत कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब है ये जो फूड है वो आगे की तरफ धक्का देगा, आगे की तरफ धक्का देगा, तो ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं, ठीक है, जो हमारी स्मूथ मसल करती है, जो स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है, वहां पर, तो वो इस चीज को हेल्प करते हैं। नाउ
फिर कह रहा है द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन on exposure to HCl gets converted into an active enzyme पेप्सिन। क्या होता है कि जो प्रो एंजाइम है, एक्चुअली जो पेप्सिनोजन है हमारे पास, वो HCl के प्रेजेंस में ही, तो पेप्सिनोजन जो है वो HCl के प्रोसेस में ही एक्टिवेट होगा और एक्टिवेट होने के बाद बनाएगा हमारे पास पेप्सिन। ये हमारे पास होता है इनएक्टिव फॉर्म में, और ये होता है हमारे पास, यानी कि ये वही जो हमने बताया था प्रो एंजाइम, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्टिवेटेड एंजाइम जो वर्क करेगा। अब ये जो पेप्सिन होता है ये क्या करता है, जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करेगा, प्रोटियोजेस या प्रोटियोजेस और पेप्टॉन्स बनाएगा। आगे उसमें कह भी रहा है प्रोटियोलिटिक एंजाइम। प्रोटियोलिटिक का मतलब होता है प्रोटियोलिटिक, प्रोटियो का मतलब होता है प्रोटीन, और लाइसिस या लिटिक का मतलब होता है स्प्लिटिंग, यानी कि प्रोटीन का ब्रेकिंग, उसको तोड़ना, ठीक है। तो पेप्सिन जो है वो एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम भी है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम ही है, भी है नहीं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि द पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टॉन्स। हो गया। नाउ द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सकोरिएशन बाय द हाईली कंसंट्रेटेड HCl। कहने का मतलब उसका ये है, एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो म्यूकस है, हम पहले भी शायद ये चीज बता सके हैं कि जहां भी म्यूकस आएगा, एक चीज हमेशा याद रखनी है, म्यूकस जहां भी आएगा, म्यूकस वहां पर लुब्रिकेशन का काम ज्यादा करेगा, हमेशा। लुब्रिकेशन समझते हो, ग्रीसिंग समझ लो, हम लोग जो साइकिल होती है उसमें ग्रीसिंग करवाते हैं, है ना, तो वो जो साइकिल है वो अच्छे स्मूथली चलती रहे। तो वैसा ही होता है कि जब खाना स्मूथली नीचे पास आउट होता रहे तो अंदर की जो म्यूकस सेल्स होती है वो म्यूकस सेक्रेट करती है, एक चिपचिपा पदार्थ है जिससे जो खाना होता है वो रपकता हुआ चला जाता है नीचे, आराम से पास आउट हो जाता है एलिमेंट्री कैनाल में। तो म्यूकस का तो काम होता है लुब्रिकेशन करना। अब बात करें बाइकार्बोनेट आयन, तो होता ये है कि जो HCl होता है वो काफी टफ एसिड होता है, ठीक है। तो इससे हमारा जो स्टमक की जो लेयर्स हैं उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो बाइकार्बोनेट आयन जो होता है HCO3-, तो क्या होता है, ये तो एक बेस टाइप का है, ठीक, जहां जिसके साथ जुड़ेगा वो बेस ही बनाएगा। अब ये एसिड और ये बेस, तो जो pH हो जाता है वो लगभग न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल हो जाएगा तो हमारी जो लेयर्स होती है उनको कोई हार्म नहीं पहुंचती है, नहीं तो अगर ज्यादा बेसिक होगा, ज्यादा एसिडिक होगा तो दिक्कत होती है, ठीक है। तो वही हेल्प करती है, तो हमारी जो म्यूकोसल एपिथेलियम है जो म्यूकस सिक्रेट करती है, और जो बाइकार्बोनेट जो सिक्रेट होता है HCO3-, ये बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट है, एसिड है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो जहां तक है सॉल्ट और वाटर जो हम लोगों ने रिएक्शंस पढ़ी हैं, अब सॉल्ट कैसा है, न्यूट्रल, उसका pH जो होता है वो अप्रॉक्स 7 होता है, तो न्यूट्रल होता है तो वो तो किसी पर कोई इफेक्ट डालेगा नहीं, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है कि द HCl प्रोवाइड्स द एसिडिक pH। जो pH की जो वैल्यूज हैं जो फिक्स्ड हैं, ये हम लोगों को हमेशा याद रखनी है। ये अभी तो जो सेलेब्री एमाइलेज था, वो 6.8 पर आया था जो pH था ये, तो एक तो pH ये आ गया कि जो सेलेब्री एमाइलेज वर्क करेगा वो pH 6.8 पर वर्क करेगा, ठीक है। बाद बाकी अगर देखा जाए तो पेप्सिन जो है ना, जब जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन है जो पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ वो भी pH 1.8 के प्रेजेंस में ही होगा,
यानी कि HCl के प्रेजेंस में ही होता है, तो HCl जो पीएच प्रोवाइड कर रहा था वो तो 1.8 होता है। तो देखा जाए तो प्रो एंजाइम जो था पेप्सिनोजन, जब पेप्सिन कन्वर्ट हुआ तो वो पीएच 1.8 के प्रेजेंस में ही होगा, HCl के प्रेजेंस में ही। नेक्स्ट कह रहा था रेनिन इज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट व्हिच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। कहने का मतलब ये है कि जो डाइजेशन होता है इन्फेंट या बच्चों में, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, वहां पर एक एंजाइम सीक्रेट होता है रेनिन। तो रेनिन एक्चुअली क्या होता है, रेनिन जो एंजाइम बनता है ये एक्चुअली होता है प्रोरेनिन के फॉर्म में, ये भी इनएक्टिव होता है। अब ये इनएक्टिव होता है और ये HCl के प्रेजेंस में एक्टिव होता है और ये रेनिन बनता है। रेनिन हेल्प करता है इन्फेंट्स में मिल्क जो लेता है उसको उसकी कर्डलिंग में। तो कर्डलिंग में जब जो मिल्क होता है तो मिल्क कर्डलिंग में जो हेल्प करता है उसका मेन रीजन ये होता है कि जो मिल्क जो प्रोटीन है एक्चुअली वो सही से डाइजेस्ट हो सके, जो मिल्क है वो सही से डाइजेशन हो सके, भले ही स्लोली डाइजेस्ट होगा लेकिन कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होगा जो मिल्क प्रोटीन है उसका। नाउ द स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आर आल्सो सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। लाइपेज जो होता है एंजाइम, जो वर्क लाइपेज जो होता है वो फैट्स पर वर्क करता है और फैट्स को डाइग्लिसराइड देन मोनोग्लिसराइड वगैरह में कन्वर्ट करते हैं, ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का ये यहाँ पैरा तक हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पैरा है, उसमें कह रहा है कि वेरियस टाइप्स ऑफ मोमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरस लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो मोमेंट्स होते हैं, पहले तो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट ही देख लेना। द फर्स्ट मोमेंट इज पेरिस्टालसिस एंड द सेकेंड वन इज सेगमेंटेशन। ये दो टाइप के मोमेंट्स होते हैं। हम लोगों को सिर्फ पेरिस्टालसिस से मतलब है क्योंकि यही सिलेबस में है। ठीक है, दीज मोमेंट्स हेल्प्स इन थ्रू मिक्सिंग ऑफ द फूड विद various secretions in the intestine and thereby facilitate digestion. कहने का मतलब ये है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनना कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन जो वर्क करता है इसमें जो होता है उसमें बाइल भी आता है, ठीक, उसमें पैनक्रिएटिक जूस भी आता है, और इसमें इंटेस्टाइनल जूस भी आता है। ये जितने भी सिक्रीशंस होते हैं इंटेस्टाइन के, पैनक्रियास के, लीवर के, जो बाइल होता है ये सब इंटेस्टाइन में मिक्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पर ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन करने के बाद वहां पे एब्जॉर्प्शन होता है। तो वही कह रहा है कि दीज मोमेंट्स हेल्प इन थ्रू मिक्सिंग विद द फूड विद वेरियस सेक्रेशंस इन द इंटेस्टाइन एंड देयरबाय फैसिलिटेट डाइजेशन। तो जो पेरिस्टालसिस मोमेंट होता है या सेगमेंटेशन होता है, ठीक है, इसकी हेल्प से जो फूड हमारा ईसोफेगस के थ्रू आया, कहां पर, ईसोफेगस के थ्रू स्टोमक, और देन स्टोमक से देन डाइजेशन इसमें इंटेस्टाइन में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहां पर इन्हीं मोमेंट्स की वजह से, पेरिस्टालसिस वगैरह सेगमेंटेशन की वजह से, कि जो हमारे जूस थे, यानी कि कहने का मतलब जो सिक्रेशंस थे 3, इसके साथ मिक्स होगा। नेक्स्ट, द बाइल, पैनक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टाइनल जूस आर द सिक्रेशंस रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये एक चीज याद रखना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेशन क्या होते हैं, एक तो बाइल होता है, ठीक है, दूसरा हमारे पास पैनक्रियाटिक जूस होता है, तीसरा इंटेस्टाइनल जूस होता है। पैनक्रियाटिक जूस और जो बाइल होता है, ठीक है, वो हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू हम लोगों ने वहां पे देखा था सिक्रेट होता है, कहां पे, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, कहां पे रिलीज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये
ये है हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, ये यहाँ से बाइल आया, इधर से बाइल आता और ये जो होता है वो पेनक्रियाटिक जूस आता है। अब ये जो आया, ये यहाँ पर कॉमन जो डक्ट होती है हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, वहाँ से सिक्रीट हुआ और सिक्रीट होने के बाद कहाँ आ गया, डिओडेनम में, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, विद द पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज्ड थ्रू द हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, ये हम लोगों ने अभी देख लिया है। एक जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है कि चुप इसमें जो नेक्स्ट लाइन है, द पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम्स, एंजाइम्स जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियस, 6 टाइप्स के एंजाइम होते हैं जो हमारे पेनक्रियाटिक जूस में होते हैं, और ये सभी के सभी कैसे होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अब एक्टिव फॉर्म में करने के लिए ये क्या करते हैं कि सबसे पहले एक एंटेरोकाइनेज एंजाइम होता है जो सिक्रीट होता है इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा होती है उससे। तो एंटेरोकाइनेज जो होता है वो सिक्रीट होता है म्यूकोसल लेयर से। अब ये जो एंटेरोकाइनेज होता है ये क्या करेगा, ये ट्रिप्सिनोजन को, जो फर्स्ट एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करेगा ट्रिप्सिन में। एंटेरोकाइनेज यहां पर वर्क करेगा। ठीक है, जब ये ट्रिप्सिन वर्क कर जाएगा, जब ये ट्रिप्सिन बन जाएगा एक्टिव फॉर्म में, ये तो इनएक्टिव है। अब ये जो एक्टिव फॉर्म में बना ट्रिप्सिन, ये एक्टिव फॉर्म का जो ट्रिप्सिन होता है ये क्या करेगा, ये बाद बाकी जो एंजाइम्स हैं काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस जो है इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, वो लिखा है ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंटेरोकाइनेज secreted by the intestinal mucosa into active trypsin, यानी कि जो एंटेरोकाइनेज है वो ट्रिप्सिनोजन को, इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा, which in turn activates the other enzymes in the pancreatic juice, और उसके बाद फिर क्या करेगा, ये जो ट्रिप्सिन है ये दूसरे जो एंजाइम्स हैं उनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। नाउ अब बात करें हम लोग बाइल की। द बाइल रिलीज्ड इनटू द डिओडिनम contains bile pigments, bilirubin and biliverdin, bile salts, cholesterol, phospholipids, but no enzyme। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ का है वो है ये नो एंजाइम्स, यहाँ पर कोई भी एंजाइम नहीं होता है जो बाइल का जो सिक्रीशन होता है उसमें। तो बाइल का जो सिक्रीशन होता है उसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है, ये चीज याद करने की है। ठीक है, तो बाइल जो रिलीज होता है उसमें होता क्या क्या है, जो कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो कलरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कलर के लिए। ठीक है, तो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, दूसरा हमारे पास बाइल साल्ट्स, देन कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स, एंजाइम एक भी नहीं। ठीक, नेक्स्ट अगर पॉइंट हम लोग देखें तो उसमें कह रहा है कि द बाइल हेल्प्स इन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैट्स इनटू वेरी स्मॉल माइसेल्स, एंड द बाइल आल्सो एक्टिवेट लाइपेज। ये इंपॉर्टेंट है कि बाइल जो है वो लाइपेज को एक्टिवेट करता है जिससे वो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर सके। तो बाइल करता क्या है, बाइल इमल्सिफाई करता है फैट्स को। ठीक है, इमल्सिफिकेशन में क्या होता है, जो हमारा जो फैट जो हम लोग फूड ले रहे हैं, फूड में जो फैटी जो सब्सटेंस होते हैं, जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके और वो सही ढंग से एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, उसको उस लाइक बनाता है बाइल। तो बाइल फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये हो गया हम लोगों का यहां तक।